कल्याण सहित विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण योजनाओं, सब्सिडी एवं प्रोत्साहनों से 1.25 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार विकास में कर्नाटक का एक अनूठा विकास मॉडल का मतलब है जन केंद्रित आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शासन व्यवस्था बनाना। इसमें हरित ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण आदि भी शामिल है। कर्नाटक मॉडल का अध्ययन विश्व के कई अर्थशास्त्री और विश्वविद्यालय कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ह्यूमन दुनिया के लिए एक खाका बताया है। संयुक्त राष्ट्र के इस मॉडल के जानने के लिए रूप से राज्य का दौरा किया, राज्य का दौरा कार्यक्रमों और हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। शिक्षा क्षेत्र के लिए भारी मात्रा में संसाधन किए। ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಪಕ್ಷ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೀಗ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಏನು ಜನರು ಬಳಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अब तक 37,662 करोड़ रुपए राशि जारी किए जा चुके हैं। इस दिशा में अब तक व्यय किए गए संसाधनों के प्रभाव का अध्ययन करने तथा क्षेत्रीय विषमताओं की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अर्थशास्त्री डॉक्टर गोविंद राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति इसी वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में विकास में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मेरी सरकार ने हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का सफल आयोजन किया है। इस मीट में दुनिया के 19 बड़े देशों ने हिस्सा लिया है। इस इन्वेस्टर्स मीट ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और निवेश के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 10.27 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस बार 75% से ज़्यादा निवेश MOU बियॉन्ड बेंगलुरु कंसेप्ट के तहत बेंगलुरु की सीमा से बाहर निवेश के लिए थे। उत्तरी कर्नाटक में 45% निवेश करने के लिए उद्यमी आगे आए हैं। इससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। कर्नाटक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में भी पूरे देश में अग्रणी राज्य है। अपने 2024-25 के बजट का 15.01% पूंजीगत व्यय पर खर्च कर रहा है। यह महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे प्रगतिशील राज्यों से अधिक है। मेरी सरकार शासन में पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से राजस्व, ग्रामीण विकास, आबकारी, वन आदि विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था शुरू की गई है। मध्यस्थों की भूमिका के बिना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार के पिछले मामलों की जांच अब तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने वाली है। कर्नाटक को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए
व्यापक और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कर्नाटक को लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और स्थिर कृषि वाला राज्य बनाने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी सरकार ने 2024-25 में राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देकर राज्य का वित्तीय प्रबंधन बेहतर ढंग से किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली 3 तिमाही में राज्य का राजस्व संग्रह 1,81,908 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर के अंत तक राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 13% की वृद्धि हुई है। राज्यों द्वारा एकत्रित कुल जीएसटी कर के मामले में कर्नाटक देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इस वर्ष दिसंबर के अंत तक राज्य के जीएसटी संग्रह में साल दर साल 12% की वृद्धि हुई है। हाल के दिनों में राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से ऋण वसूली में उत्पीड़न, हिंसा और दबाव की कई घटनाएं सामने आई है। कर्नाटक राज्य में सूक्ष्म ऋण और लघु ऋण की वसूली में उत्पीड़न, हिंसा और दबाव को रोकने के लिए प्रभावी और गंभीर उपाय करने के लिए मेरी सरकार ने उत्पीड़न करने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करने वाला अध्यादेश लागू किया है। सरकार सूक्ष्म ऋण की वसूली में उत्पीड़न को रोकने के लिए विधायी उपाय कर रही है। मौसम की चरम स्थितियों जैसे बदलते हालातों के कारण कृषि में कई बदलाव आ रहे हैं। बुआई से लेकर कटाई तक हर काम को मशीनीकृत करने की जरूरत है। इस दिशा में 194 हाईटेक हार्वेस्ट हब स्थापित किए जा रहे हैं। हार्वेस्टर लेने वाले एससी और एसटी किसानों को 50% सब्सिडी और अन्य को 40% सब्सिडी दी जा रही है। कर्नाटक में 27.41 लाख हेक्टेयर बागवानी क्षेत्र है जो देश में पहले स्थान पर है। चालू वर्ष में 19,166 हेक्टेयर का नया क्षेत्र बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया है। बागवानी विभाग लाभार्थियों को एक ही छत के नीचे बीज से लेकर बाजार तक की सेवाएं प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए बागवानी किसान मॉल स्थापित कर रहा है। अब तक किसानों को 15.63 लाख अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे वितरित किए गए हैं और लोगों को रियायती दरों पर आवश्यक मशीनरी प्रदान की गई है। बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय बागलकोट द्वारा बागवानी फसलों की 16 विभिन्न किस्में विकसित और जारी की गई है। राज्य के किसानों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा उत्पादित शहद के लिए जोनकारा नामक एक विशेष ब्रांड बनाया गया है और इसकी बिक्री की व्यवस्था की गई है। मेरी सरकार ने मछली पकड़ने वाली मशीनीकृत नौकाओं को दिए जाने वाले कर मुक्त डीजल की वार्षिक सीमा को 1.50 लाख किलोमीटर से बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर किया गया है। राज्य में पहली बार समुद्री एम्बुलेंस खरीदने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले या बीमार होने वाले मछुआरों को तुरंत किनारे पर लाया जा सके। रेशम को लेकर कई फसल की गई है। रेशम उत्पादन में राज्य शीर्ष पर है। रेशम की खेती और रेशम कताई गतिविधियों में हर साल लगभग 15.43 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने वर्ष 2024-25 में विभिन्न लाभार्थी आधारित कार्यक्रमों के तहत 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी सुविधा हितधारकों को प्रदान की है। जनवरी 2025 के अंत तक 20.22 लाख किसानों को 16,942 करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरित किए गए हैं तथा 46,000 किसानों को 1,442 करोड़ रुपए के मध्यम एवं दीर्घकालिक कृषि ऋण वितरित किए गए हैं। इस वर्ष सहकारी समितियों को ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए 1,451 करोड़ रुपए प्रदान किए गए तथा व्यय किए गए। वित्तीय संकट में फंसी
मैसूर शुगर कंपनी को पुनर्जीवित किया गया है। 2024-25 गन्ना पेराई सत्र के दौरान 1,99,888 मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई है तथा खरीदे गए गन्ने के लिए किसानों को 70.46 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। देश में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य को अभूतपूर्व तरीके से अग्रणी बनाने के उद्देश्य से नई कर्नाटक प्रौद्योगिकी नीति 2025 से 30 को लागू किया गया है। पूंजी निवेश में राज्य दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 के अंत तक राज्य कुल निर्यात में 88,853 मिलियन डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के साथ पहले स्थान पर है। 2023-24 की तुलना में राज्य ने निर्यात में 11.17% की वृद्धि हासिल की है। मेरी सरकार 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से बेंगलुरु के बाहरी क्षेत्र में एक नया नॉलेज, वेलनेस और इनोवेशन शहर विकसित करने के इरादे रखती है। अनुमान है कि इससे लगभग 80,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एमएसएमई क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करता है। यह क्षेत्र कर्नाटक में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए 687 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कलबुर्गी में 1,000 एकड़ भूमि पर केंद्र और राज्य सरकार की 51% और 49% की संयुक्त भागीदारी से टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने विभिन्न बुनियादी ढांचों के कार्यों के लिए 390 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। इससे 1 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। नेकरा सम्मान योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए 1,16,189 हथकरघा एवं पावरलूम बनकरों को 81 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं तथा प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। राज्य के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से विजयपुरा जिले में 347 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का काम पूरा करके इस वर्ष यात्रियों को लिए तैयार किया जा रहा है। 319 करोड़ रुपए की लागत से मैसूर हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार करने के साथ 219 करोड़ रुपए की लागत से रायचूर हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए कदम उठाए गए। धर्मस्थल, मडिकेरी और चिकमंगलुरु में हवाई पट्टी विकसित करने के लिए भूमि की पहचान और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का काम किया जा रहा है। बेंगलुरु सिग्नेचर बिजनेस पार्क बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 407 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। बेंगलुरु में दूसरा हवाई अड्डा स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। कारवार नौसेना बेस के पास हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 9 रेल परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण लागत का 50% तथा भूमि अधिग्रहण लागत का 50 से 100% राज्य सरकार वहन कर रही है। मेरी सरकार राज्य में 66 किलोमीटर रेलवे डबल ट्रैकिंग परियोजना के लिए 407 करोड़ रुपए उपलब्ध करा रही है। ये डबल